नमस्कार। संस्कृति यात्रा के नए अध्याय में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। भारत की संस्कृति ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। सदैव से भारतीय संस्कृति ने अपनी अमूल्य विरासत के साथ पूरी मानवता को प्रेरित किया है। ये न केवल अपनी विविधता और ऐतिहासिकता के लिए जानी जाती है, बल्कि इसमें धर्म, दर्शन, कला, साहित्य और विज्ञान की गहरी धारा प्रवाहित है। कला संस्कृति की इन्हीं धाराओं की समृद्ध विरासत को सहेजकर आपके सामने लाने का प्रयास है संस्कृति यात्रा, जहां हम आपको हर सप्ताह अपने साथ लेकर चलेंगे देश की संस्कृति की मनोहारी यात्रा पर। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर साप्ताहिकी से और डालते हैं एक नजर IGNCA और इसके 9 क्षेत्रीय केंद्रों में पिछले सप्ताह हुई सांस्कृतिक गतिविधियों पर साप्ताहिकी में। भारतीय संस्कृति में नदियों का स्थान बेहद महत्वपूर्ण है। केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां नदियों को केवल जल स्रोत या भौगोलिक संरचना नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें पावन और पूज्य भी माना गया है। नदियां भारतीय संस्कृति का बेहद महत्वपूर्ण अंग हैं। नदियों को लेकर जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने 19 से 21 सितंबर तक 5वें नदी उत्सव का भव्य आयोजन किया। 3 दिवसीय नदी उत्सव में कई कार्यक्रम हुए, जिनमें नदियों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की स्क्रीनिंग, पेंटिंग प्रदर्शनी, वर्कशॉप, पर्यावरणविदों और विद्वानों के चर्चा सत्र, प्रख्यात कलाकारों की प्रस्तुतियां समेत कई कार्यक्रम शामिल थे। 3 दिनों के आयोजन के दौरान प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता श्रीमती बसंती नेगी, ऋषिकेश स्थित परमार्थ आश्रम के आध्यात्मिक प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती और अपने प्रयासों से गुजरात की एक नदी का पुनरुद्धार करने वाले ढोलकिया फाउंडेशन अध्यक्ष श्री सावजी ढोलकिया जैसे गणमान्य लोग उपस्थित रहे। 3 दिनों के दौरान नदियों और नदी संस्कृति पर 48 शोध पत्र भी प्रस्तुत किए गए। 3 दिनों के दौरान डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल में सभ्यताओं और संस्कृतियों की जीवन रेखा नदियों पर आधारित 11 फिल्में दिखाई गईं। नदी संरक्षण के महत्व के बारे में बच्चों को बताने के लिए वर्कशॉप रिवर एंड आई और मटका पेंटिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया। प्रदर्शनियों में कंसाबती नदी और उसके आसपास की संस्कृति पर आधारित कंसाबती एक फोटोग्राफिक यात्रा प्रदर्शनी, स्कूली छात्रों द्वारा पर्यावरण पर बनाई गई पेंटिंग्स की प्रदर्शनी और भारतीय नदियों में प्रयोग की जाने वाली पारंपरिक नावों पर एक रोचक प्रदर्शनी भारत की नावें का आयोजन किया गया। नदी उत्सव में गुरु श्रीमती कस्तूरी पटनायक और उनकी टीम द्वारा ओडिसी नृत्य, गुरु श्रीमती मैरी एलंगोवन और उनकी टीम द्वारा भरतनाट्यम की प्रस्तुतियां दी गईं। नदी उत्सव का समापन सुश्री मधुरा और सुश्री भैरवी किरपेकर के शास्त्रीय गायन और श्री विक्रांत मंडराल द्वारा हिमाचली लोकगीतों की प्रस्तुति से हुआ। IGNCA के क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी और कालिदास संस्थान ने आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी के जन्मदिवस पर स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया। कार्यक्रम के वक्ता केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर के निदेशक प्रोफेसर रमाकांत पांडे ने सनातन कवि आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी का स्वातंत्र्य दर्शन विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि संस्कृत काव्य शास्त्र के क्षेत्र में सनातन कवि आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी के अभिनव सिद्धांतों को उनके रचित अनेक ग्रंथों से समझा जा सकता है। व्याख्यान सत्र में अध्यक्ष के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के पूर्व प्रमुख प्रोफेसर विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र जी ने कहा कि आचार्य द्विवेदी जी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। IGNCA के क्षेत्रीय केंद्र बेंगलुरु ने 2 दिवसीय नृत्य कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का विषय था भरतनाट्यम में अभिनय की अवधारणा। इसमें स्थिर से संचारी तक अभिनय की बारीकियों के बारे में बताया गया। कार्यशाला का संचालन प्रख्यात भरतनाट्यम विशेषज्ञ और IGNCA के वडोदरा क्षेत्रीय केंद्र की निदेशक सुश्री अरूपा लाहिरी ने किया। अभी आप देख रहे थे कैसे सांस्कृतिक धरोहर का संग्रहण होता है ताकि ये संस्कृति यात्रा अविरल चलती रहे। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव विशेष की तरफ, जहां हम बात करेंगे स्वच्छ भारत की। भारतीय संस्कृति में पुरातन से ही स्वच्छता के प्रति जागरूकता रही है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष इसके प्रमाण हैं। फिर गुजरते समय के साथ देश में स्वच्छता के प्रति उदासीनता दिखने लगी। तब 2014 में भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू करके
स्वच्छता को अपनी योजनाओं में प्राथमिकता दी। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों में स्वच्छता को समान रूप से महत्व दिया गया है। इसी विषय पर आधारित है आज का विशेष फिल्म स्वच्छता देवत्व एक समान। इस फिल्म में जहां एक ओर स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने में कुछ तीर्थ स्थल स्वच्छता प्रबंधन के मामले में सराहनीय कार्य कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अन्य कुछ धार्मिक स्थलों पर हो रही अस्वच्छता से उभरने और उनसे निजात पाने के उपायों को दिखाया गया है। तो आइए देखते हैं फिल्म स्वच्छता देवत्व एक समान के कुछ महत्वपूर्ण अंश। धर्म कोई हो, संप्रदाय कोई भी हो, आध्यात्म के मार्ग का एक कदम है स्वच्छता और शुद्धि। Cleanliness was given prime place in our Dharma Shastra. Making everything around us as clean as possible should be our motto. इस्लाम के अनुसार तहारत जो है वो निस्फ ईमान है, यानी पाकीज़गी जो है, पवित्रता जो है, सफाई जो है वो आधा ईमान है। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਲਈ। हमारे जो तीर्थंकर हैं उन्होंने यही कहा है, हमें स्वयं से स्वच्छता को लेकर चलना पड़ेगा। हम स्वच्छ रहेंगे तो समाज को हम क्या संदेश देंगे। Learn how to clean, starting from the external, which is easier as compared to the internal. Then this habit will take to the internal. So this is how the Buddha laid the strategy to cleanse the mind. Cleanliness, as the old adage goes, is next to godliness. It comes out of the whole idea of God and how He ordered nature and creation. हर साल करीब 20 करोड़ भारतीय अपने अपने विश्वास की लाठी थामे तीर्थ यात्रा करते हैं। मन में आस्था, लबों पे दुआ, कोशिश उस एहसास से जुड़ने की जो पवित्र है, पावन है, परम है। लेकिन इसी कोशिश में हम अपने धर्म के पहले पाठ को ही भूल तो नहीं जाते। जय हो गंगा महारानी तेरो निर्मल। गंगा में 4 प्रकार से पवित्र होने की व्यवस्था दी गई है। दर्शन भी कर लिया, आपको उसका फल प्राप्त होगा। स्पर्श कर लिया, हाथ मुंह धो लिया, थोड़ा सा आचमन कर लिया, पान कर लिया उसका, तो भी उसका फल प्राप्त होगा। किंतु हम रगड़ रगड़ के स्नान कर रहे हैं। स्वर्ण मंदिर की दहलीज पर ही दरबार साहिब की तरफ बढ़ते कदम सफाई की पहली सीढ़ी पार करते हैं। वाहेगुरु 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। स्वर्ण मंदिर सफाई के लिए कभी बंद नहीं होता। सफाई और प्रार्थना साथ साथ चलते हैं। मेरे राम राय लेकिन सेवा का, सफाई का ये जज्बा स्वर्ण मंदिर की दीवारों तक ही सीमित है। बहुत ज्यादा गंद है अमृतसर में। हमारे गुरु ने इतनी अच्छी नगरी बसाई पर हम लोग इसके काबिल नहीं थे।
जो मार्केट वाले हैं सभी कूड़ा बाहर सूट देते हैं। ऐसा लगता है पता नहीं गंदगी में रहते हैं यहाँ पे सभी लोग। हिंदुस्तान में सूफी सोच के सफर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है अजमेर। ये है दरगाह शरीफ के आसपास का इलाका। एक भी कूड़ेदान नहीं, कोई जन सुविधा नहीं। मालिक के इस दर पे हर कोई अपनी मर्जी का मालिक। तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर पूरी दुनिया में जिस पूजा स्थल पर सबसे ज्यादा लोग आते हैं वो है तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर। हर रोज 50 से 60 हजार और खास मौकों पर 5 लाख। सफाई के अलावा हर साधन का इस्तेमाल और दोबारा इस्तेमाल मंत्र है तिरुमला मैनेजमेंट का। एक धार्मिक स्थल को भी आधुनिक मैनेजमेंट की जरूरत है। इसकी मिसाल है तिरुमला मंदिर। ताज्जुब नहीं, इसे माना जाता है पूरी दुनिया के सबसे साफ सुथरे तीर्थ स्थलों में। तो अभी आपने देखा स्वच्छ भारत अभियान को सार्थक करती फिल्म स्वच्छता देवत्व एक समान के कुछ अंश। आइए आगे बढ़ते हैं अपनी यात्रा के अगले पड़ाव रंगभूमि की ओर। भारत में कई लोक नाट्य शैलियों ने जन्म लिया। जब मानस के लिए मनोरंजन का एक प्रमुख साधन होने के साथ ही इन नाट्य विधाओं ने सामाजिक चेतना उत्पन्न करने में भी अहम भूमिका निभाई। ऐसी ही एक नाट्य विधा है तमाशा, जो कि मूल रूप से महाराष्ट्र का लोक नाट्य है, लेकिन पिछले लगभग 300 वर्षों से राजस्थान में समान रूप से प्रचलित है। इसे महाराष्ट्र से राजस्थान लाने और पोषित करने वाला महाराष्ट्र का भट्ट परिवार है। इस परिवार के लोगों ने ही तमाशा को जयपुर में शुरू किया और इसमें जयपुर ख्याल और ध्रुपद गायकी का समावेश किया। पंडित बंशीधर भट्ट ने इस नाट्य में बहुत नाम कमाया। उन्हें राजस्थान में तमाशा थिएटर का जनक माना जाता है। इन्हें जयपुर राजघराने का भी संरक्षण प्राप्त था। भट्ट परिवार आज भी विद्यमान है और परंपरागत विधि से आज भी तमाशा का लोक मंचन करता है। तमाशा संगीत, नृत्य और नाट्य का एक अनूठा संगम है। तो आइए आज रंगभूमि में देखते हैं एक मशहूर तमाशा कलाकार स्वर्गीय गोपी भट्ट को राजस्थान के तमाशा में। घर नारी को मेल जनानी हीरा आठ जनाने कानी। तो सुन मैनावती दे कान बड़ा कठिन है गुरु ज्ञान। वो कैसे गुरु? वो ऐसे कि मूर्ख सो विनती न कीजिए और कुटिल सो प्रीति न कीजिए। मोह वाले से ज्ञान न कहना, लोभी से वैराग्य न कहना। कामी को हरि कथा न कहना, क्रोधी को क्षमता न देना। ये है राजस्थान के प्राचीन गौरव और वैभव के कुछ प्रतीक। यहाँ की वास्तुकला की एक अनोखी पहचान। नीले आकाश को चूमने वाली अट्टालिकाएं आज भी हर किसी के लिए एक विशेष आकर्षण बनी हुई हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर के महल ही यहाँ की अकेले आकर्षण नहीं है। यहाँ की छोटी छोटी गलियों में अनेक बड़े बड़े कलाकार वास करते हैं। जी हाँ, उन्हीं में से एक हैं गोपी चंद भट्ट। आप राजस्थान की तमाशा शैली में सबसे अधिक पारंगत हैं। संगीत का नियमित रियाज उनकी दिनचर्या का एक विशेष भाग है। भट्ट परिवार की गायकी के एकमात्र प्रतिनिधि गोपी जी का कंठ निहायत सुरीला और मीठा है। साथ ही आप शास्त्रीय गायन की शुद्ध परंपरा के अनुयायी हैं। गोपी भट्ट का तमाशा गायन, नृत्य और अभिनय का अनूठा संगम है, जिसमें हवेली संगीत का भी विशेष समावेश है।
गोपी जी, मैं ये जानना चाहती थी आपसे कि पहले जो तमाशा यहाँ हुआ करता था उसमें और जो बंशीधर जी ने तमाशा शुरू किया उसमें कोई अंतर है? उससे भिन्नता है इसमें। क्या भिन्नता है? वो लोक धुन में थी और ये जो इन्होंने तमाशे बनाए बंशीधर जी महाराज ने, ये शास्त्रीय संगीत के आधार पर बनाए और वो शास्त्रीय संगीत के अनुसार ही चलता है। यही इसकी खूबसूरती है कि इसमें शास्त्रीय संगीत का इस्तेमाल किया गया है। तो आपके जो इसके प्रवर्तक रहे, जैसे बंशीधर जी तो स्वयं अच्छे गायक थे, लेकिन उनके बाद उनके पुत्र ब्रजगोपाल जी या उनके भी बाद फूल जी और मन्नू जी, तो ये भी क्या शास्त्रीय संगीत में पारंगत थे? शास्त्रीय संगीत में पारंगत, जिसमें मेरे पिता श्री फूल जी ने तो बहुत ही अच्छी ख्याति प्राप्त की, वो तो देश विदेशों में नाम पाया। मेरा संगीत का बचपन से ही लगाव रहा है। मैं यानी 10 साल का था, 10 साल का क्या, 10 से भी पहले 8 साल का ही समझो आप मुझे, जब से ही मैं इस तमाशे में, तो पिताजी का देहांत 6 साल की अवस्था में हो गया था, तो मुझे छोटे से कोई चाचा ने इसको शौक लगे, तो मुझे शौक वैसे बचपन से ही था। स्वर ज्ञान मुझे पिताजी ने ही कराया। मुझे आज भी जो उन्होंने मुझे चीज़ सिखाई वो याद है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। अवरन बति राघो राम सिया रमन, अवरन बति राघो राम सिया रमन, रघुकुल दिन कर जय प्रभु धनु धर अवरन बति। सबसे बड़ी बात तो ये है आपकी दया से, में एक पद जो है, कोई भी पद आप मुझे दीजिए, मैं उस पद को हर राग में, हर ताल में आपको प्रस्तुत करके बताऊंगा। मुझे तमाशों की तो काफियों की रचना की, लेकिन मेरे पास सुरक्षित 3 ही तमाशे हैं, एक तो गोपीचंद का, एक जोगी जोगन का और एक रांझा हीर का, और ये तीनों ही मैं करता आ रहा हूँ। ये जदा मुकुट फिर सुर सरिराजे, जदा मुकुट फिर सुर सरिराजे, लोचन अरुण सुहाए रे तुम रम दे काहे निहाए, हरे नीलकंठ बागंबर ओढ़े, नीलकंठ बागंबर ओढ़े। आदाब है आदाब। अच्छा यार, तेरी बनी रहे नेक हवा और आब। आदाब है आदाब। आओ साईं साहब, आदाब है आदाब। अरे हमारा काम करे तो तुझे खिलाऊं पूरी और कबाब। आदाब है आदाब। हमारे जोगी जी का पत्र खीर खान से भी भरो, तो फिर दोबारा आवाज होती है, सत्य फिरो सत्य वाचा फुरो, हमारे महाराजा श्री भवानी सिंह जी का भला भी करो। इसमें राजा जो है, जो शासक बनेगा, उसकी भी प्रसन्नता की मांग कर रहे थे। सत्य फिरो सत्य वाचा फिरो, हमारी जनता जनार्दन का भला भी कर। अभी आप देख रहे थे गोपी भट्ट का तमाशा। कोई भी लोक नाट्य शैली हो, इसका मंचन अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में ही होता है। पहले तो ये गांव में मनोरंजन का एकमात्र साधन होते थे, लेकिन इस विरासत को जिंदा रखने के लिए अब भी इन लोक नाट्यों का मंचन गांव में होता है। इस प्रकार भारत के गांव में जो धरोहर बची है, उसका संरक्षण करने की एक विस्तृत परियोजना संस्कृति मंत्रालय चला रहा है। मेरा गांव मेरी धरोहर, इसी प्रयास की एक झलक देखिए संस्कृति यात्रा के अगले और अंतिम पड़ाव माटी सुगंध में।
तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से सटा हरियाणा का एक गांव अभयपुर, जो कि आज भी हरा भरा है। गुड़गांव के बाहरी इलाके में खूबसूरत अरावली पहाड़ों की तलहटी पर स्थित ये गांव है, जो अभयपुर के नाम से मशहूर है, जहां आपको छोटी छोटी पहाड़ियां और झीलें नजर आती हैं। गुड़गांव के हरियाणा राज्य में स्थित इस गांव की विशेषता रही है कि इस गांव में नील धागा बनाने के लिए पारंपरिक चरखे के साथ महिलाएं बैठा करती थी, जो यहाँ हैंडलूम फैब्रिक बनाने का काम करती थी। अभयपुर गांव को भयपुर के नाम से भी जाना जाता है। सोना तहसील के पास ये गांव सोना गुड़गांव रोड से लगभग 22 किलोमीटर दूर है, जो कि सोना विधानसभा और संसद क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सभी प्रमुख आर्थिक गतिविधियों के लिए सोना निकटतम शहर है। 2011 की जनगणना के अनुसार गांव में लगभग 703 घर हैं और कुल जनसंख्या 4164 है, जिसमें पुरुष जनसंख्या 2211 है, जबकि महिला जनसंख्या 1953 है। माना जाता है कि ये गांव 700 से 800 साल पुराना है। यहाँ की स्थानीय भाषा हिंदी है। यहाँ बच्चों की शिक्षा के लिए प्राथमिक दर के स्कूल बने हैं और लड़कियों के लिए पहली से 5वीं तक के स्कूल हैं। गांव के अधिकतर घर पक्के बने हैं, जिससे यहाँ स्वच्छ पानी और कुकिंग गैस की सुविधा सुनिश्चित की जा सके। गांव में पशुओं के लिए स्वास्थ्य केंद्र भी है। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए गांव में 50 सोलर पैनल लगवाए गए हैं। गांव में अधिक पेड़ पौधे लगवाए गए हैं, जो यहाँ के पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में मददगार साबित होते हैं। गांव में दिन की शुरुआत सुबह भोर के साथ होती है। आमतौर पर गांव में सुबह सवेरे बच्चे स्कूल जाते हैं। किसान अपने खेतों में नजर आते हैं। जो लोग पशुपालन का काम करते हैं, वे अक्सर उन्हें चारा देते हुए या मिट्टी के मटके बनाते हुए नजर आते हैं। गांव में से लगभग 150 लोग आर्मी में हैं और कुछ लोग शहर में सर्विस करते हैं। गांव की महिला यहाँ पशुपालन, खेती या घर के काम करती हैं। गांव में 3 मंदिर हैं। जैसे ही आप गांव में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले आपको हनुमान मंदिर नजर आता है। फिर यहाँ का प्राचीन बाबा देवदास मंदिर, जहाँ गांव वालों की मान्यता है कि यहाँ पेड़ों को काटना या डाली तक को तोड़ना अपशगुन माना जाता है। और अंत में बाबा महापुरुष मंदिर। कहा जाता है ये दोनों प्राचीन मंदिर लगभग 800 से 900 साल पुराने हैं। गांव में से कई स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, जिन्होंने आजाद हिंद फौज में भी भाग लिया था। गांव में पर्यटन के लिए प्रमुख आकर्षण केंद्र गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक झील है, जिसे दमदमा लेक के नाम से जाना जाता है, जो कि हरियाणा में सबसे बड़ी प्राकृतिक झीलों में से एक है। दमदमा लेक, जो अरावली की पहाड़ियों के बीच है, अपनी शानदार सुंदरता और साइट सीन के लिए मानी जाती है। पर्यटक यहाँ मछली पकड़ने के लिए और पास की अरावली पहाड़ियों में प्रकृति की सैर करने के लिए आ जा सकते हैं। यहाँ देखे जाने वाले कुछ प्रमुख पक्षियों में जल मुर्गी, सारस, जल काग, टर्न, इग्रेट्स और किंगफिशर है। इस गांव में माना जाता है कि पहले यहाँ नीला धागा बनाने के लिए पारंपरिक चरखे के साथ महिलाएं बैठी रहती थीं। महिलाएं यहाँ हैंडलूम फैब्रिक बनाने का काम करती थीं। वे बुनाई के लिए हाथ करधा स्थापित करके ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता का अवसर प्रदान करती थीं। प्रकृति की गोद में बसा अभयपुर गांव पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। तो ये थी आज की हमारी संस्कृति यात्रा। आशा है आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम को लेकर आपके सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है sanskritti.ignca@gmail.com। आपसे फिर होगी मुलाकात अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय संस्कृति यात्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।